जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपका 40 क्वेश्चन जीके का रहता है। ठीक है, जीके का 40 क्वेश्चन, 30 का आपका हिंदी रहता है, 30 क्वेश्चन हिंदी का और 30 क्वेश्चन आपका मैथ का रहता है। यानी टोटल 3 सब्जेक्ट से आपका इसमें एग्जाम होता है, 40 जीके का, 30 हिंदी का, 30 मैथ का, यानी टोटल 100 क्वेश्चन। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम लोग तीनों सब्जेक्ट को कवर करेंगे, यानी पूरा एक प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। ठीक है, आज का आपका पहला जो क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, यूपीआई किस वर्ष शुरुआत हुआ था। यूपीआई हम लोग उसको बोलते हैं जिससे मतलब हम ऑनलाइन लेन देन माध्यम कर सकते हैं, रुपया को एक जगह से दूसरे जगह ऑनलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है, इसका शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखेंगे 13 अप्रैल 2016 ईस्वी को इसका शुरुआत हुआ था आरबीआई के जो गवर्नर हैं डॉक्टर रघुराम राजन द्वारा। ठीक है, डॉक्टर रघुराम राजन द्वारा इसका यूपीआई का शुरुआत किया गया था 2016 ईस्वी में। पूछ दे, डेट पूछ दे या पूछे कि किसने किया था, तो डॉक्टर रघुराम राजन, डॉक्टर रघुराम राजन याद रखेंगे। ये सब आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इंटरनेट से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। जैसे पूछ दे फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे में आपको लेवल भी पता चलेगा कि आपके एग्जाम में किस लेवल का प्रश्न आता है। देखिए, पहला मान लीजिए कि सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इस लेवल का भी प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है ना, जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा। काबुली वाला कहानी किसने लिखा था, ये एक कहानी है और किसने लिखा था, तो सभी बच्चे को पता होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर आपका जनगण मन के रचयिता है, जो हमारा भारत का राष्ट्रीय गान है उनके रचयिता है। जनगण मन के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। एवं आने वाला प्रश्न मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हो तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और आपको भी वादा करना होगा, अगर आप सच्ची में पढ़ाई करना चाहते हैं, सच्ची में रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो आपको भी वादा करना होगा कि हाँ सर मैं रोजाना क्लास देखूंगा, पूरा क्लास देखूंगा, तभी आप कुछ सीख पाएंगे और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ पाएगा। ठीक है ना, मान लीजिए कि पूछ दे कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है, वंदे मातरम के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। ठीक है ना, जनगण मन के रविंद्रनाथ टैगोर या काबुली वाला के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। कभी कभी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा लेखक से। ठीक है ना, चलिए 3 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत में जो राष्ट्रीय आय का गणना होता है, मतलब एक साल में देश का आय कितना है, उसका गणना कौन करता है। तो देखिए पहले जो आपका था CSO करता था, जिसका मतलब था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। CSO पहले करता था, ठीक है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। लेकिन फिलहाल में आपका अभी के वर्तमान समय में NSO करता है। ठीक है ना, नेशनल सिक्योरिटी ऐसे करके इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल समय में NSO करता है। ठीक है ना, इसका ही रूप था। ठीक है ना, पहले NSSO होता था, लेकिन इसको ही चेंज करके NSO कर दिया गया अभी के वर्तमान समय में। तो जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या सही करेंगे, CSO सही करेंगे और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है ना, अभी फिलहाल समय में आपका जो गणना करता है राष्ट्रीय आय का, NSO करता है, लेकिन आपको एग्जाम में कौन सा टिक करके आना है, CSO टिक करके आना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न है कि जो चोल शासन काल था, जो चोल वंश का जो शासन काल था, उस समय उसका राजधानी कौन सा था। ठीक है, ये प्राचीन समय का आपका जीके पूछ दिया है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, इसमें जीके के आपको 40 प्रश्न बताएंगे। ठीक है ना, कम से कम आप जीके में 23 प्रश्न को सही कर देते हो तो जीके में आपका अच्छा स्कोर रहेगा। तो कोशिश कीजिए सारे प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दे। ठीक है ना, चलिए चोल शासन काल का राजधानी कहाँ था, तो तंजावुर था। ठीक, तंजावुर था, जिसको हम लोग तंजौर भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तंजौर भी कहते हैं। ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से चोल वंश से एक ऐसा ही प्रश्न पूछेगा। ठीक है ना चलिए आपका 5 नंबर प्रश्न है कि पंचशील समझौता भारत में किस देश के बीच हुआ था। ठीक है, तो पंचशील समझौता भारत में किस देश के बीच हुआ था, तो भारत और चीन के बीच हुआ था। याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच आपका पंचशील समझौता हुआ था। ठीक है ना, या पूछ देखिए भारत चीन का पहला युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1962 ईस्वी में भारत चीन का सबसे पहला युद्ध हुआ था। ठीक है ना, 1962 ईस्वी में। ठीक है ना, यह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त आपका साथ
साथ ही आने वाले समय में आपको सभी प्रकार के एग्जाम की तैयारी करवाएगा, ठीक है ना। और आपका जब तक एग्जाम ना हो जाएगा इस पर डेली क्लास आते रहेगा, इसलिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका फायदा है, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर आपका सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो पूरी डेट की बात करेंगे तो 1930 ईस्वी याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन पूछेगा तो 1920 ईस्वी में, ठीक है ना। अगर और कुछ पूछ दे कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, सी ऑप्शन वाला। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में, ए वाला, ठीक है ना। यहाँ पर चारों देख लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे में फिर से हम एक बार देख लेते हैं। 1920 ईस्वी में आपका असहयोग आंदोलन, ठीक है। 1920 ईस्वी में क्या हुआ था आपका असहयोग आंदोलन। 1930 ईस्वी में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो पूछ रहा है, ठीक है ना। 1942 ईस्वी में आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1919 ईस्वी में आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त आपका साथी है। आपका जो भी एग्जाम होगा सभी के लिए हम तैयारी करवाएंगे, ठीक है ना। संविधान के किस अनुसूची में राजसभा का उल्लेख है, मतलब संविधान के किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख किया गया है, मतलब भाषा का उसमें बताया गया है कि आप मतलब भारत में टोटली 22 भाषाओं को मान दिया गया है। भारत में आप टोटली 22 भाषाओं में बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 8वीं अनुसूची जो आपका है ना उसमें भाषा का उल्लेख किया गया है। टोटल 22 भाषाओं का मान्यता दिया गया है भारत में, ठीक है ना। 22 भाषाओं में भारत में बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 8वीं आपका हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। और संविधान से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। संविधान से मान लीजिए कि पूछ दे कि संविधान को कब अपनाया गया, संविधान लिखने में टोटल समय कितना लगा, संविधान बनाने में टोटल खर्चा कितना आया, इसका स्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसको बनाने वाले इसका जनक कौन थे, ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह 10th लेवल के बेसिक पर है तो बिल्कुल इजी लेवल का प्रश्न आएगा, ठीक है ना। और इसका एग्जाम लगभग अभी अभी जो डेट चल रहा है अप्रैल के समय में कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग के लिए भरपूर टाइम है, रोजाना क्लास करिए, रोजाना आपका क्लास इस पर अपलोड होगा, ठीक है ना। इसी चैनल पर, चैनल का नाम रखिएगा, याद रखिएगा उम्मा जी के ट्रिक। अगर भूल भी जाते हैं चैनल का नाम रखिए उम्मा जी के ट्रिक, सर्च मारिए और वीडियो देखिए, ठीक है ना। भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक वाला राज्य कौन है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको भी पता होगा कि भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक कौन करता है, कौन सा राज्य करता है, ठीक है ना। तो देखिए प्रति हेक्टेयर की बात से करेगा, मतलब कम जगह में ज्यादा गेहूं कौन उपजाता है, पंजाब उपजाता है। लेकिन ज्यादा जगह के मामले में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश होता है, ठीक है ना। मतलब कम जगह में सबसे ज्यादा गेहूं आपका पंजाब उपजाता है। मान लीजिए कि आपका 1 कट्ठा है, 1 कट्ठा में बहुत सारा गेहूं उपजा देगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में मतलब जगह है तो उतना गेहूं उपजाता है तो ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल क्लियर आपको कर दें, यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश को बिल्कुल सही करेंगे, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य पूछे तो आपको उत्तर प्रदेश को सही करना है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर आपका प्रश्न है कि कुंडलिनी, कुंडलिनी शब्द किससे जुड़ा है, ठीक है ना। कुंडलिनी शब्द किससे जुड़ा है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कुंडलिनी जो आपका शब्द है वह किससे जुड़ा हुआ है, तो योग शब्द से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ऐसा कभी कभी आपको इस लेवल का देखने का मिल जाएगा क्वेश्चन जो कि आपको कभी नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो हम उसी लेवल का प्रश्न लाए हैं एकदम बिल्कुल रियल एग्जाम जैसा, ठीक है ना। अगर आप यह वीडियो को देखते हैं और एग्जाम में बैठेंगे तो दोनों आपको सेम ही प्रश्न लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम उस लेवल का प्रश्न यहाँ पर लाए हैं जो एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर आपका सवाल है कि भारत में जो आपका योजना आयोग हुआ था उसका गठन कब हुआ था। तो सभी बच्चे को पता होगा, मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। अगर आपको पता है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कमेंट में एक बार जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो योजना आयोग का गठन जो हुआ था सभी बच्चे याद रखेंगे। पूरी डेट की हम लोग बात करेंगे तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को, 15 मार्च 1950 ईस्वी को, ठीक है ना। हालांकि योजना आयोग जो आपका है इसका नाम बदलकर अभी आपका नीति आयोग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, नीति आयोग, जो कि कब 2015 ईस्वी में, जो कि 2015 ईस्वी में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। इसका अध्यक्ष पूछ दे कि मान लीजिए कि पूछ रही योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए
11 नंबर आपका सवाल है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है। कावेरी नदी का मतलब कहाँ से जन्म हुआ है, मतलब निकलता कहाँ से है कावेरी नदी, ठीक है। और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, लास्ट तक देख लेते हो, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है एक बार जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछे तो इसको क्या राइट करना है, तो ब्राह्मगिरी से आपका कावेरी नदी निकलता है, ठीक है ना। ब्राह्मगिरी से आपका कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। गंगा से आपका गंगोत्री हो जाएगा। गंगा नदी कहाँ से निकलता है, गंगोत्री हिमनद से निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा। अमरकंटक से कौन सा नदी निकलता है, तो सोन नदी निकलता है अमरकंटक से, ठीक है ना। चलिए, 12 नंबर आपका प्रश्न है कि न्याय सिद्धांत किस दार्शनिक का है। न्याय जो सिद्धांत है किस दार्शनिक का है, ठीक है ना। कभी कभी इस लेवल का भी प्रश्न रहेगा तो आपको सही करना है, ठीक है। तो जो न्याय का सिद्धांत है वह गौतम का है, ठीक है ना, गौतम का है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो न्याय सिद्धांत है वह आपका गौतम का है, ठीक है। चलिए, 13 नंबर आपका सवाल है कि नाटो किस वर्ष बना। जो नाटो आपका है वह किस वर्ष बना था, 1949 ईस्वी में आपका नाटो बना था। 1949 ईस्वी में नाटो, जिसमें काफी देश भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो नाटो किस वर्ष बना था, तो 1949 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत चीन का पहला युद्ध 1962 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, उससे पहले अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाई किया है, ठीक है ना, अगर आप यूट्यूब पर क्लास, मतलब आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप यूट्यूब पर क्लास नहीं देखना चाहते हैं या आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप मेरे इस नंबर पर मैसेज करके, ठीक है, 9334517119 आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर आपको रोजाना क्लास मिलेगा। उसके साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी भरपूर हो तो आप इस नंबर पर 99 रुपये का PDF ले सकते हैं, जिसमें आपका जीके का 500 प्रश्न रहेगा। जीके का कितना प्रश्न, 500 रहेगा। हिंदी का आपका 300-400 प्रश्न रहेगा और मैथ का आपका एनालिसिस और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, ठीक है। अगर आप संतुष्ट है मेरे पढ़ाई से, तभी आपको विश्वास हो कि हाँ सर का पढ़ाया हुआ आ सकता है, तभी आप 99 रुपये में ले सकते हैं, ठीक है। अन्यथा वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए, ठीक है ना। नहीं तो आपका यूट्यूब पर रोजाना क्लास होता है, आप यूट्यूब पर भी क्लास देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये आपका हो गया नाटो किस वर्ष सदस्य बना था, आपको क्लियर हम लोग कर दिए। चलिए, 14 नंबर हम लोग सवाल की ओर चलते हैं कि भिन्नमत का संबंध किससे है, ठीक है ना। भिन्नमत है उसका संबंध किससे, और इसमें कुछ न्यू प्रश्न को ऐड किए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो भिन्नमत का संबंध किससे है, राजनीति से है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भिन्नमत का संबंध किससे है आपका, तो याद रखिएगा राजनीति से है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 15 नंबर आपका सवाल है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। आरबीआई का मुख्यालय आपका कहाँ है, तो याद रखिएगा सबसे पहले आरबीआई के पूरा नाम की बात करेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है ना। देखिए, मैं आपको जोर जबरदस्ती PDF लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप यूट्यूब पर क्लास नहीं देख पाते, अभी तक कुछ नहीं पढ़े, तब आप ले सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो रोजाना आपका क्लास यूट्यूब पर आता है, आप लोग उसी से देखकर पास हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, जो कि पैसा छापने का काम करता है, ठीक है। चलिए, 16 नंबर आपका सवाल है कि मेघदूत किसकी रचना है। 16 नंबर आपका सवाल है कि मेघदूत किनकी रचना है, तो सभी बच्चे को पता है कालिदास का रचना है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेघदूत किसकी रचना है, तो कालिदास का है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 17 नंबर आपका सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, शायद आपको भी पता होगा, तो कमेंट में जरूर बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर भारत का पूछता तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 18 नंबर आपका प्रश्न है कि यूरी गागरिन किस देश के थे। जो यूरी गागरिन व्यक्ति का नाम है यह किस देश के थे, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह रूस देश के थे, ठीक है ना, रूस देश के थे। और देखिए, ऐसा ऐसा बताए ना आपको कि कभी कभी इस लेवल का प्रश्न, देखिए आप लोग को क्या लगता है, एग्जाम देने जाते हैं तो कहते हैं कि सर प्रश्न नहीं लड़ता है, तो वहाँ इस लेवल को आपको प्रश्न देखने को मिलेगा न, जिसके बारे में ना आप कभी सुने होंगे ना देखे होंगे। तो मैं आपको क्या कहता हूँ कि जो भी आपको हो, जो भी मैं बता रहा हूँ वो पढ़ लीजिए, वहां से कुछ न कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए,
और भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन है? उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना कौन सा है? ठीक है, तो याद रखिएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता हाई कोर्ट है। ठीक है ना, कलकत्ता हाई कोर्ट है। ठीक है ना, COURT सबसे बड़ा सबसे पुराना हाई उच्च न्यायालय कौन है? हाई कोर्ट कौन है? तो कलकत्ता है। ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर आपका सवाल है कि साइमन आयोग भारत कब आया था, या साइमन कमीशन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। ठीक है ना, बिल्कुल याद रखिएगा 1928 ईस्वी में। ठीक है ना, जीके में कितना सही कर पाते हैं लास्ट में जरूर बताएंगे। पहला पंचवर्षीय योजना कब था? ठीक है ना, पहला पंचवर्षीय योजना कब था? ठीक है, तो याद रखिएगा 1951 से 1956 में, मतलब 1951 ईस्वी में आपका स्टार्ट किया गया था। 5 सालों का रहता है, तो 1951 से 56 इसका जो डेट होगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हम लोग करेंगे। और आखिरी वाला पूछेगा तो आखिरी आपका 2007 है। 2007 के बाद इसको समाप्त कर दिया गया था। 2007 से जो 12 इसका 5 सालों का योजना था उसके बाद समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना, चलिए टिड्डी दल किसका उदाहरण है? टिड्डी दल है किसका उदाहरण है? ठीक है, ऐसा लेवल का तो प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन फिर भी बताने का मेरा फर्ज है। जो दिया गया है वो तो मैं बताऊंगा। ठीक है ना, जनसंख्या ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है ना, आप इसको नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फ्लीट सिस्टम किससे जुड़ा हुआ है? फ्लीट जो आपका सिस्टम है, फ्लीट सिस्टम किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो फ्लीट सिस्टम आपका समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए किस राज्य में सर्वाधिक वन है? सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य में वन है? सभी बच्चे को पता होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, याद रखिएगा। ठीक है ना, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा वन है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है कि भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ? भारतीय जो दंड संहिता है उसको कब लागू किया गया? 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता को लागू किया गया। ठीक है, चलिए 26 नंबर आपका प्रश्न कि तेलंगाना राज्य कब बना? तेलंगाना राज्य आपका कब बना? 26 नंबर सवाल है कि तेलंगाना राज्य आपका कब बना। ठीक है, तो तेलंगाना राज्य आपका बना था 2 जून 2014 ईस्वी को। ठीक है ना, 2 जून 2014 ईस्वी को आपका तेलंगाना राज्य बना था, याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर आपका सवाल है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था आपका, याद रखिएगा कुंडग्राम में। कुंडग्राम में भगवान बुद्ध का भी आपका पूछता है तो याद रखिएगा लुम्बिनी नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है ना, लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, 28 नंबर आपका प्रश्न है कि राइट टू एजुकेशन कौन सा अनुच्छेद है? राइट टू एजुकेशन कौन सा अनुच्छेद है, यानी फ्री शिक्षा, मतलब कौन सा अनुच्छेद में है? बस सभी बच्चे को फ्री शिक्षा देना कौन सा अनुच्छेद में है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका राइट जो आंसर आपका होगा अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21A। ठीक है ना, सभी आपका बांटा हुआ ए बी करके इस प्रकार से अनुच्छेद 21 भी आप बोलेंगे तो आपका सही होगा। इसके हिसाब से अपने पसंदीदा औरत से भी आप शादी कर सकते हैं अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है ना, चलिए 29 नंबर आपका सवाल आ रहा है। 1 मिनट, हाँ कट जा। 29 नंबर आपका सवाल है कि मक्का के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? मक्का सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? ये सवाल आपसे कर रहा है। तो मक्का कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा। कर्नाटक में कहवा भी होता है, कॉफी भी होता है। कॉफी केरल में ना, हाँ मसाला सबसे ज्यादा केरल में आपका होगा। ठीक है ना, बिहार ये सब लीची के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है ना, चलिए राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से एक प्रश्न रहेगा तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो 22 मार्च को राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए 31 नंबर आपका सवाल है कि एक देश एक चुनाव किससे संबंधित है? एक देश एक चुनाव किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा चुनाव सुधार से संबंधित है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आप लोग क्या करेंगे? इसका बिल्कुल करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए 32 नंबर आपका सवाल है कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी जो है आपका कौन सी खाड़ी या कौन सा सागर में गिरता है? ये सवाल आपसे कर रहा है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि जो नर्मदा नदी आपका है
वह अरब सागर में गिरता है। जो इस साइड की जो आपकी नदियाँ रहती है, या इसको बोल सकते हैं पूर्व साइड की जो नदियाँ आपकी रहती है, वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, जो कि आपका कहाँ में है, ओडिशा में है, ठीक है ना, ओडिशा में है, ठीक है ना, ओडिशा में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर आपका सवाल है कि यूपीआई किस वर्ष शुरुआत हुआ था। यूपीआई किस वर्ष शुरुआत हुआ था, ठीक है। आपको हम ऊपर ही इसके बारे में बता दिए थे पूरा डेट के साथ, ठीक है ना। और डॉक्टर रघुराम राजन ने किया था इसका शुरुआत किया था, ठीक है ना, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। मंडल आयोग का मुख्य विषय क्या है, मंडल आयोग का मुख्य विषय क्या है, ठीक है ना। इस लेवल का प्रश्न रहेगा, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। पिछड़ा वर्ग से मंडल आयोग का मुख्य विषय है, ठीक है। चलिए 35 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य असम है। ए ऑप्शन याद रखिएगा, असम। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत मुनि किस ग्रंथ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 36 नंबर आपका सवाल है, तो याद रखेंगे नाट्य शास्त्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 38 नंबर आपका प्रश्न है कि कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा आपका कहाँ है, 38 नंबर का सवाल है। तो राजस्थान में आपका कालीबंगा है, ठीक है। चलिए 39 आपका प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण नियम का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। तो सभी बच्चे को पता है 39, आप ही लोग प्रश्न का जवाब दीजिए। 40 नंबर की ओर चलते हैं। नमो ऐप किसका है, नमो एक ऐप है, ठीक है ना। आपने कभी प्रधानमंत्री के मुंह से सुना होगा कि आप नमो ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो नमो ऐप यह प्रधानमंत्री कार्यकाल का है। आप प्रधानमंत्री के साथ जितना भी फोटो लिए रहेंगे, आपका नमो ऐप में उसका फोटो आ जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए उसीलिए यह ऐप बनाया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जीके का हम लोग 40 प्रश्न को क्लियर कर चुके हैं। अब यहाँ से आप लोग बताएं कि अपना ईमानदारी पूर्वक कि आपका कितना स्कोर है। अगर 23 प्लस अच्छा स्कोर है, अगर उससे कम भी है, तो आपको मेहनत करने का जरूरत है। रोजाना क्लास देखिए, जरूर एक दिन ऐसा आएगा जिसमें आप 40 में से 35 प्लस सही करके आओगे, ठीक है ना, एग्जाम तक। तो कोशिश करना है, रोजाना क्लास देखना है, चैनल को भूलना नहीं है आपको, ठीक है ना। नाम ब्रांड रखिए, नाम यह ब्रांड बनने वाला है, ठीक है ना, उम्मा जी के ट्रिक, जो कि मेरी मम्मी जी का नाम है, ठीक है ना। चलिए अचल का विलोम क्या होगा। अब हम लोग हिंदी के कुछ प्रश्न 30 प्रश्न को देखेंगे, ठीक है ना। हिंदी के 30 प्रश्न को देखेंगे कि अचल का विलोम क्या होगा, ठीक है। अचल का विलोम क्या होगा, तो अचल, अचल तो चल, ठीक है ना। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इतना बड़ा हो गया ना। निश्चल का पर्याय क्या होगा, निश्चल का पर्याय क्या होगा, निश्चल का पर्याय पूछ रहा है, ठीक है। तो निश्चल का पर्याय आपका क्या होगा, तो निर्मल होगा। निश्चल का पर्याय निर्मल होगा, ठीक है ना। पर्याय मतलब हम उसको और क्या बोल सकते हैं, तो निर्मल उसको बोल सकते हैं। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न है कि काका भुसुंडी किस छंद से जुड़ा हुआ है। काके भुसुंडी किस छंद से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। काक भुसुंडी किस छंद से जुड़ा हुआ है, तो अच्छे से देख लीजिएगा, दोहा से जुड़ा हुआ है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर आपका सवाल है कि ससुराल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। ससुराल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो ससुर होगा, ससुर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो आपका लिखा हुआ है ए ऑप्शन, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तेज का विलोम क्या होगा, आप लोग बताएंगे तेज का विलोम। आप लोग को ऑप्शन देखकर पता चलेगा, जवाब दीजिए कमेंट में। 7 नंबर का आपका सवाल है कि क्षण की मात्रा क्या है, क्षण की मात्रा क्या है, क्षण कितनी मात्रा है, तो एक मात्रा है, ठीक है ना। क्षण में क्षण एक मात्रा है, ठीक है ना। चलिए विद्या का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या का संधि विच्छेद क्या होगा, याद रखिएगा, विद्य प्लस या, ठीक है ना। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अंतर्ध्यान किसका पर्याय है, अंतर्ध्यान किसका पर्याय है, तो याद रखिएगा यह नष्ट का पर्याय है, ठीक है ना। चलिए दोपहर किस भाषा से आया है, दोपहर किस भाषा से आया है, तो संस्कृत भाषा से आया है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर आपका सवाल है कि कविता किस शब्द का स्त्रीलिंग है, कविता किस शब्द का स्त्रीलिंग है, जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो काव्य शब्द का स्त्रीलिंग है, ठीक है।